अभी अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने बयान दिया। बयान ये था कि हमें 400 सीटें दे दो, हम संविधान को बदल देंगे। मैं धरती से कहना चाहता हूँ नगीना जी, प्रधानमंत्री जी को की तरफ इशारा करते हुए उनको समझाते हुए, पूरी आरएसएस, पूरी भारतीय जनता पार्टी जितने जोर है लगा लो, जितने जोर है लगा लो। संविधान बदलना तो बहुत दूर की बात है। संविधान की तरफ अगर आप उठा के भी देखें तो इतिहास नहीं, भूगोल भी बदल के रख देंगे। लेकिन माननीय काशीराम साहब का उदय आप याद करो, उन्होंने बाबा साहब को उत्तर नहीं जाना जिस तरह से उनके लेफ्टिनेंटों ने जाना। उन्होंने बाबा साहब को उत्तर जाना कि जब माननीय धीरा भाना वाल्मीकि साहब ने उनको एनिमेशन ऑफ कास्ट एक किताब दी पढ़ने के लिए, और माननीय काशीराम साहब ने बाबा साहब के विचारों को जाना, और उन विचारों के जानने के बाद उन्होंने क्लास 1 की नौकरी को लात मार दी। आज हमारे लोग नौकरियों के पीछे भागे फिरते हैं। माननीय काशीराम साहब ने नौकरी को लात मारते हुए कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर हमें मालिक बनाना चाहते थे, हम आज भी देश में नौकर बन रहे हैं। नौकर चाहे क्लास 1 का हो या चतुर्थ का हो, क्लास का हो, नौकर नौकर होता है। मैं देश में नौकर नहीं रहूंगा, मैं बहुजन समाज को शासक बनाने का काम करूंगा, उनकी गुलामी की बेड़ियां तोड़ने का काम करूंगा। आप महसूस करो, जिन्होंने आज उनके परिवार से हमारे मुखिया के रूप में माननीय दलबारा सिंह जी हमारे बीच है। मैं जब मैं पंजाब जाता हूँ उनसे आशीर्वाद लेने के लिए, तो उनके मन में मैं आपको कड़वी बात कह रहा हूँ, इनको दिल में लगाना मेरे लोगों। जब मैं पहली बार जेल से छूटने के बाद दलबारा सिंह जी से मिलने के लिए गया, और जब मैंने जाके वो घर देखा, आप भरोसा करो उस घर में कोई दीवार ऐसी नहीं होगी जो दीवार जिसमें जो सीलन का हो। वो दीवारों कोई घर की एक ऐसी दीवार नहीं होगी जिसमें तीन नारी हो, उसमें टूटे हुए लकड़ी के दरवाजे और छत में बना हुआ हाथी। और जब मैंने उसको देखा, मेरा कलेजा रो पड़ा कि जिस रहमान ने अपनी पूरी जिंदगी, मैं उनसे चाहूंगा कि बात सुना पाए, उनके आंसू हम लोग नहीं देख पाएंगे। मैंने जिस रहमान ने अपनी पूरी जिंदगी हम लोगों को जवान देने के लिए लगा दी, उस रहमान के परिवार को क्या देखना पड़ा, ये बात मैंने महसूस की। मेरे दिल में इतनी दर्द महसूस हुआ, और मैंने उस दिन ठान लिया था कि अपने जीते जी मान्यवर काशीराम साहब के पूरे सपने को पूरा करने के लिए जो भी योगदान होगा हम लोग करने का काम करेंगे, चैन से घर नहीं बैठेंगे। मैं इनसे मिलकर आया, और फिर मैंने वापस, जब मैं 16 महीने दिन काम किया आया था, तो मैं तीसरे दिन चला गया था पंजाब, मेरा सचखंड बल्ला नमन करने के लिए, और उस मिट्टी को नमन करने के लिए, क्योंकि मैंने जेल के दिनों में मान्यवर काशीराम साहब को पढ़ा, और जब मैंने उनको पढ़ा तो मुझे एहसास हुआ कि अपने लिए तो हर कोई जीता, अपने समाज के लिए जीना, दूसरों के लिए जीना, इसको जिंदगी कहते हैं। जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बिता दी हम लोगों के लिए, सारे पदों को ठोकर मार दी, ऐसे रहबर के घर जाके उनको नमन किया जाए। लेकिन समानी साथियों, दर्द अपनी जगह है, लेकिन आप संकल्प देखो। मैं आपको भी कहना चाहता हूं, आज के नौजवान नेताओं को, अगर आपको मिशन चलाना है तो बिना माननीय काशीराम साहब को पढ़े आप मिशन नहीं चला सकते। क्योंकि प्यार किसे कहते हैं, अपमान सहना किसे कहते हैं, आरोपों का सामना करना किसे कहते हैं, और अपने लोगों के लिए हर एक चीज को निछावर करना किसे कहते हैं, और दुख तकलीफें सहने अपने लोगों को पैरों में खड़ा करना किसे कहते हैं, ये सीखना हो तो माननीय काशीराम साहब से। मैंने तो उनको गुरु माना, और जिस दिन से गुरु माना मैंने पीछे पलट कर नहीं देखा मेरे साथ। मैं जब यहाँ आया था नगीना, आज हम उनकी 90वीं जयंती मना रहे हैं, लेकिन जब मैं नगीना रहा तो सिर्फ यहाँ जिले की टीम थी, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की, और कुछ सीनियर नेता थे। मेरे वहां की याद आई कि माँ केला इतना था जाने में मंदिर, और लोग मिलते गए, काफिला बनता गया। वो दिन भी मैंने देखा
उठा के मेरे लोग एक पैसा जोड़ के करते, वो दिन भी नहीं देखा। मेरा आज भी याद है, मैं आता था फोन पर एक पैसा जोड़ के गाड़ी का तेल करके किराए की गाड़ी लेके मुझे स्वागत करने के लिए मिलते थे। और आज का दिन भी है, यहाँ से सड़क की दूरी तय कर दो, अगर आपकी गाड़ियां कब पड़ जाए तो चंद्रशेखर आजाद से सवाल कर देगा। ये ताकत पैदा की है आपने संघर्ष में। मैं तो बचपन से पढ़ता आया कि संघर्षों के साथ में घनघोर जवानी पलती है और इतिहास में झुक जाता है। जिस और जवानी चलती है, ये जवानों का समय है और इतिहास गवाह है कि जब जब नौजवानों ने बागडोर संभाली है, उन्होंने बड़े बड़े निजाम बदल दिए हैं। जहाँ बहुत सारे चेहरे ऐसे हैं जिनसे मेरा दिल का रिश्ता है, भाई अश्वनी जी, भाई गोपालिया जी, बाबोदर सिंह जी और उधर कोने में खड़े मेरे बड़े भाई रिटायर है साहब नरेश कुमार जी, जिन्होंने 16 महीने मुझे जुर्म सहते देखा सहारनपुर की जेल में, जब मैं 10/6 के कोठरी में रहता था। आप भरोसा करो, मैंने बहुत सारे अधिकारी कर्मचारी देखे, लेकिन मैंने उनके जैसा ईमानदार आदमी कभी अपने जीवन में नहीं देखा पूरे जीवन। वो रोज आके मुझसे पूछते कि चंद्रशेखर किस चीज की जरूरत तो नहीं है। उस दिन मुझे एहसास हुआ कोई ईमानदारी से काम करे तो उसके साथ देने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। मैं गांव में जाता हूँ खाली केतली लेके, मेरी माँ मुझे आशीर्वाद भी देती है और अपनी मेहनत की कमाई का एक पैसा भी मेरे मुझे सौंपती है और मुझसे गले लग लग के रोती भी है। मैं भी भावुक हो जाता हूँ। मैं भी गया था गाँव में, उस गाँव का नाम था जहाँ से मैं छोड़ के आया था, जानने वाला। मैं अपनी बात रख रहा था, एक माँ उठ के आई, और मुझसे गले लग के रोने लगी। उसने कहा कि हम सारी उम्र ऐसे ही गरीब रहेंगे, भूखे नंगे रहेंगे, और रोने लगी। मैंने उसको कहा मेरी माँ रो मत, क्योंकि तेरे आपको नहीं देख पाऊंगा। और फिर मैं भी भावुक हो गया, मैं सबक छोड़ के चला आया, ये कहते हुए कि मैं फिर किसी दिन आऊंगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके रोने, तकलीफ में रहने, गरीबी में रहने, परेशान रहने के दिन खत्म होने वाले। मेरी बात को आप याद रखना। मैं नगीना के लोगों से नहीं कह रहा हूँ, मैं देश में रहने वाले हर गरीब, कमजोर, किसान, मजदूर, दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान और हर बहन बेटी से कह रहा हूँ, हर न्याय पसंद व्यक्ति से कह रहा हूँ कि याद रखना मेरी बात को, कि अभी चंद्रशेखर आजाद शुरुआत कर रहा है। पहली बार पूरी मेहनत से हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। बताओ झूठ बोल रहे हो, सच बोल रहा हूँ? बताओ। हमसे पहले जो भी चुनाव लड़े, हवाई लड़े। मुझसे मीडिया के लोग कहते हैं चंद्रशेखर आजाद आपकी जमानत कब हुई थी? मैं उनसे कहता हूँ मुझे बड़ी खुशी है कि मेरी जमानत जब हुई, मेरे लोगों ने भी देखा कि मेरी जमानत जब हुई, लेकिन जिस दिन मेरी जमानत जब हुई मैं घर में पढ़ के रोया नहीं। मैंने उसी दिन कलम उठा के लिखा कि जमानत जब तो सम्मान में बदलना है, इस जमानत जब तो ताकत बदलना है। क्योंकि मैंने ये भी बताया कि जब मैं गोरखपुर लड़ने गया था तो मुख्यमंत्री को बताने के लिए गया था कि जहाँ सब लोग नेता घुटने टेक देंगे, तुम्हारा मुकाबला चंद्रशेखर आजाद से होगा। इस बात को याद रखना। जब कांटा निकलता है, चाहे छोटा हो या बड़ा, झाड़ जरूर करता है। झाड़ तो है, झाड़ तो है आरएसएस भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, वरना आपने चंद्रशेखर आजाद पे गोलियां चलाने की नौबत नहीं आती। मेरी बात को आप याद रखना। अगर गोलियां चंद्रशेखर आजाद पे चलती है, उसका एकमात्र कारण है कि घाव हुआ है, जख्म नासूर बन रहा है। ये जख्म और मजबूत होगा, क्योंकि आपने हजारों साल इस देश में जुर्म, जाति, बेबसी की जिंदगी जीने के लिए हमें मजबूर किया। हमारे आंसू किसने नहीं देखे? मेरी इस बात पे गौर करना नौजवानों। यहाँ सारी पार्टियां थी, आप महसूस करो कि बाबा साहब अम्बेडकर ने पार्टी क्यों बनाई। यहाँ कांग्रेस भी थी, यहाँ लेफ्ट भी था, यहाँ अकाली दल भी था, यहाँ जनसंघ भी था। फिर ऐसा क्यों हुआ?
कि बाबा साहब अम्बेडकर को पार्टी बनानी पड़ी, उसका एकमात्र कारण ये था कि बाबा साहब अम्बेडकर को ये महसूस हो गया कि ये दल हमारा भला नहीं कर सकते, इनके जरिए हमारा भला नहीं हो सकता है, हमें अपना दल बनाना होगा और उसमें बल पैदा करना होगा और बल से समस्या का हल करना होगा। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने पार्टी बनाई, 3 पार्टियां उन्होंने बनाई। लेकिन याद करो 18 मार्च 1956 को 18 मार्च 1956 को जब आगरा में उन्होंने भाषण दिया तो क्या कहा कि मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, इस कारवा को तमाम तरह के अन्याय आरोप सह तमाम तरह की मुसीबतों का सामना करके मैं यहाँ तक लेकर आया हूँ। अगर आप इसे आगे में बढ़ा पाओ, इसको पीछे में जाने देना। और एक और बहुत कीमती बात बाबा साहब अम्बेडकर ने उस दिन कही थी, वो बात ये थी कि मैं बूढ़ा हो चला, बीमार रहता हूँ, जो करना चाहता था उसका 1% भी नहीं कर पाया। गांव में मेरे लोग भूख प्यास से लड़ रहे हैं, जाति के आधार पर जुर्म से लड़ रहे हैं। अब मैं गांव की तरफ चलूंगा, अगर मैं महसूस करता हूँ कि मुझे अपने चारों ओर एक भी नौजवान ऐसा दिखाई नहीं देता जो इस तंबू का बंबू बन के इस आंदोलन को आगे बढ़ा सके, अगर एक भी नौजवान ऐसा पैदा हो जाए या एक भी नौजवान ऐसा खड़ा हो जाए तो डॉक्टर अम्बेडकर भी चैन समझ सके। उस समय चंद्रशेखर पैदा नहीं हुआ था, वरना उसी समय बाबा साहब अम्बेडकर के आंसुओं को पूछने का काम करता चंद्रशेखर आजाद। लेकिन अब चंद्रशेखर आजाद है, अब बीमार भी है, अब आजाद समाज पार्टी है, अब आपके आंसू ज्यादा दिन आपकी आंखों से नहीं बहेंगे, इस बात को आप मेरी याद रखना। जो बात बाबा साहब कहने गए उनके परिवार में पैदा नहीं हुए, और काशीराम साहब वो पंजाब में पैदा हुए, बाबा साहब मध्य प्रदेश में पैदा हुए थे, लेकिन काशीराम साहब की वो बात समझ में आई, और जो बात काशीराम साहब के समझ में आई उन्होंने लोगों तक पहुंचाई। ये वो धरती है जिन्होंने मान्यवर काशीराम साहब की बात को सबसे पहले पहरा दिया, सबसे पहले ताकत दी, सबसे पहले हिम्मत दी, और यहाँ से हमारी पुरानी नेता को एमपी बना के लोकसभा में भेजा, मगर जिन लोगों ने लोकसभा में भेजा उनके हिस्से में कुछ भी नहीं आया। आज भी उपपाल जी जिक्र कर रहे थे कि भाई नगीना के लोग, बिजनौर के लोग ये कहते हैं कि हम तो सबको ताकत देते हैं, लेकिन कोई हमारे बारे में नहीं सोचता, कोई हमारे बारे में नहीं सोचता। मैं आपको विश्वास दिला के कहता हूं कि जिस तरह से मां की सेवा की जाती है, इस तरह से मैं नगीना लोकसभा और बिजनौर जिले के लोगों की सेवा करने का काम करूंगा। मेरी बात को आप याद रखना। क्या कोई, मेरे भाइयों, मेरी माताओं बहनों, बताओ, क्या कोई व्यक्ति अपनी मां को परेशान छोड़ता है? क्या दुख के समय में, परेशानी के समय में मां से मुंह मोड़ता है? तो जब कोई बेटा नहीं मोड़ता तो चंद्रशेखर आजाद नगीना से मुंह मोड़ने वाला नहीं है। मेरी बात को आप याद रखना। मिट्टी का कर्ज इस तरह चुकाऊंगा जिस तरह मां के दूध का कर्ज चुकाया जाता है। मेरी बात को आप लोग याद रखना। कभी आपको अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगा। मुझे बहुत सारी बातें आपसे कहनी है। इस देश में हम लोग जो आंदोलन चला रहे हैं, सत्ता उसमें सेकेंडरी है, पहली है व्यवस्था परिवर्तन। व्यवस्था परिवर्तन कैसा? इस देश में जाति के आधार पर गैर बराबरी है, ऊंच नीच है, जाति के आधार पर शोषण होता है। मान्यवर काशीराम साहब लंबे समय तक प्रयास करते रहे कि जाति के आधार पर होने वाला शोषण कैसे बंद होगा। उसका तरीका एक था कि कोई भी परिवर्तन बिना राजनीतिक शक्ति के नहीं होता। जब तक हम राजनीति में कामयाब नहीं होंगे तब तक हमारे हाथों में शक्ति नहीं होगी। जब तक शक्ति नहीं होगी तब तक परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए उन्होंने कहा अपने लोगों से कि चाहे रिक्शा चलाने वाला हो, चाहे कुर्सी में बैठने वाला हो, हर आदमी तय करे कि हमें देश में शासक जमात बनना है, हमें देश में राजकाज लाना है, हमें देश में गरीबी, बेबसी, गुलामी की बेड़ियां काटनी है। और वो उसमें सफल भी हुए। लेकिन जहां तक वो छोड़ के गए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप उससे उस कारवा को आगे बढ़ाना चाहते हो, नहीं बढ़ाना चाहते?
चाहते हो? बताओ, जोर से बताओ, बढ़ाना चाहते हो, बढ़ाना चाहते हो? क्या जो काशीराम साहब के नेतृत्व में आंदोलन के जरिए जो मिल गया, क्या वो काफी है? क्या अभी भी परेशानियां आपकी जिंदगियों में है? बताओ, है या नहीं है? बताओ। अगर परेशानियां है तो उनका हल करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? कितने लोग चाहते हैं हल में हो? बताओ। तो फिर मेरी इस बात पे गौर करो, एक कहानी सुना रहा हूं, समझ आएगी। एक बार मान्यवर काशीराम साहब अपने साथियों के साथ एक रास्ते से गुजर रहे थे। जब वो रास्ते से गुजरे, उन्होंने रास्ते में देखा कि छोटे छोटे एक पालतू जानवर के बच्चे कुछ गड्ढे में पड़े हुए। वो जोर जोर से रो रहे थे। उनमें एक पिल्ला था, एक छोटा बच्चा जानवर का, पशु का, जो बहुत तेजी तेजी से रो रहा था और गड्ढे से निकलने का प्रयास कर रहा था। मान्यवर काशीराम साहब कुछ समय रुके और फिर उस छोटे से पशु के बच्चे को गड्ढे से बाहर निकाल दिया। उस गड्ढे में 4-5 बच्चे और थे। काशीराम साहब ने उनको नहीं निकाला और आगे चले गए। जब शाम के समय ठहरे तो उनके साथ चलने वाले लोगों ने कहा कि साहब, हमें आपसे एक बात पूछनी है। उन्होंने कहा, पूछो। कि आज हमने देखा कि आप रास्ते से आ रहे थे, बराबर में गड्ढे में कुछ बच्चे पड़े हुए थे, छोटे छोटे बच्चे। आपने उनमें से एक बच्चे को निकाला, बाकी को वही छोड़ दिया। आपने ऐसा क्यों किया और बच्चों को क्यों नहीं निकाला? गौर करना। साहब ने कहा कि उनमें से एक बच्चा उसमें घुटन महसूस कर रहा था और जिंदगी से निकलना चाहता था। उसने प्रयास किया, मैंने उसकी आवाज सुनी, इसलिए मैंने उसको बाहर निकाल दिया। वो जो बाकी लोग हैं वो उसी गड्ढे को अपना घर समझ रहे हैं, उसी जिंदगी को अपनी जिंदगी समझ रहे हैं, उसी में खुश है। इसलिए जब वो उसमें खुश है, अगर मैं उनको निकालने का प्रयास करूंगा तो वो फिर गड्ढे में कूद जाएंगे। जब वो गड्ढे में कूद जाएंगे तो फिर मैं उनको क्यों निकालूं? जब तक आप, मैं संदेश के तौर पर कह रहा हूं, उन्होंने कहा कि जिन दिन में से कोई निकलने का प्रयास करेगा, कोई और काशीराम साहब आके इनको इस गड्ढे से निकाल देगा। आज मैं आपको कह रहा हूं, अगर आप इस देश में स्वाभिमान सम्मान का जीवन चाहते हैं, हक अधिकार चाहते हैं, तो फिर गड्ढे से निकलने के लिए, गरीबी बेबसी खत्म करने के लिए, फिर आप इस चंद्रशेखर आजाद के भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का हाथ पकड़ लो। आने वाले 10 साल में ये गरीबी, बेबसी, भूखमरी, जुल्म जाति की बेड़ियां जड़ से काटने का काम हम लोग कर देंगे। मेरी इस बात को आप लोग याद रखना। सम्मानित भाइयों बहनों, क्योंकि आज बड़ा दिन है, पार्टी का स्थापना दिवस है। देश भर में पार्टी में काम करने वाले लोग अपने मन में सपने लेकर बैठे हैं। मैं उनको भी कहना चाहता हूं, ये आंदोलन महापुरुषों का आंदोलन है, जो महापुरुषों ने संघर्ष करके आगे बढ़ाया। इसको और आगे बढ़ाने के लिए हम सब लोग तैयार हैं और हमारी मेहनत जाए नहीं जाएगी। आपका आंदोलन ताकतवर होगा। आज तो सड़कों पर आप लड़ाई लड़ते हो, गरीबों, कमजोरों, मजलूमों, किसानों, मजदूरों की आवाज बनते हो, बहन बेटियों के सम्मान की लड़ाई लड़ते हो। आने वाले कल में पार्लियामेंट में, असेंबली में भी आपकी आवाज जाएगी और आपकी आवाज के जरिए हुक्मरानों की आंखें खुलेंगी, सरकारों नींद से जाएंगी और आपके अधिकार आपको मिलने का काम होगा। सम्मानित भाइयों बहनों, एक लंबी लिस्ट मैंने पढ़ी। ये सब लोग वो लोग थे जिन्होंने इस क्षेत्र में मेहनत की है, जिन्होंने इस क्षेत्र में काम किया है। बहुत सारी समस्याएं मेरे सामने रखी है, लेकिन मैं एक बात पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। चंद्रशेखर भैया जिंदाबाद, चंद्रशेखर भैया जिंदाबाद। इस देश में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, मुसलमानों, सिखों, जैन, बौद्धिस्टों के साथ जो हिंसा होती है, वो हिंसा कोई जरूरी हिंसा नहीं है, उसके पीछे एक साजिश है। इस बात को अपने साथ को समझना पड़ेगा। वो हिंसा इसलिए होती है कि अगर हिंसा में आप लोग नहीं उलझोगे, अगर आप उसका आपका समय उसमें खराब नहीं होगा, तो आप अपने हक अधिकारों के बारे में सोचोगे, अपनी तरक्की के बारे में सोचोगे, स्कूल कॉलेजों के बारे में सोचोगे,
जाता है, जानबूझ के बैंक एजेंटों का अपमान भी किया जाता है, जानबूझ के हमारे लोगों की हत्या भी की जाती है, क्योंकि हम इसमें उलझे रहे। जिसे हम लोग इससे उलझना बंद करके, क्योंकि अगर आपकी जिंदगी में जुल्म जाति खत्म हो जाएगी तो आपकी जिंदगी में सुख शांति आएगी। जब सुख शांति आएगी तो आपको अपने अधिकारों की जानकारी होगी। जब आपको अपने अधिकारों की जानकारी होगी फिर आप अपने अधिकारों को लेने के लिए संघर्ष करोगे। इसलिए मैं समझता हूँ इस षड्यंत्र को हमें समझना है और मानव मानव एक समाज का एक समान के नारे को हमें आगे बढ़ाना, मानवता की बात करनी है। और जिनके पास आजादी के बाद आज तक भी हक अधिकार नहीं है, जिनके पास पक्के मकान नहीं है, जिनके पास सुख सुविधाएं नहीं है, जिनके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं है, जिनके पास रोजगार नहीं है, जिनके पास नौकरी नहीं है, जिनके पास जमीन नहीं है, जिनके पास उद्योग नहीं है, जिनके पास पीने के लिए साफ पानी भी नहीं है, उनकी आवाज बनने का काम भी हमें इस आंदोलन के माध्यम से करना है। हम जो यहाँ करना चाहते हैं, एक बार आप उस पर गौर कर लो। यहाँ भूख की समस्या है, यहाँ बाढ़ की समस्या है, यहाँ हॉस्पिटल की समस्या है। मेरे साथी जिंदगी जब उनकी जान चली गई हार्ट अटैक से, तो उनके परिवार के लोगों ने मुझसे कहा कि चंद्रशेखर भाई, अगर यहाँ अच्छा हॉस्पिटल होता तो सलीम भाई जिंदा होते। उसी दिन मैंने तय कर लिया था कि क्षेत्र में एक ऐसा हॉस्पिटल बनना चाहिए जो गरीबों को भी आसानी से अच्छे से अच्छा इलाज मिल सके। इस क्षेत्र में बेरोजगारी की समस्या है, नौकरी रोजगार करने के लिए दूसरे प्रदेश में जाना पड़ता है। मैं आपको विश्वास दिला कहता हूँ कि हम लोग पहले दिन से इस बात पर लगेंगे कि यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया लग के यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिलने का काम हो, उनकी जेब में पैसा आए, उनके माँ बाप की जिंदगी बदले, उनके घरों की जिंदगी बदले। जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उनको बेरोजगारी भत्ता दिलाने का काम हम लोग करेंगे। जो सफाई कर्मचारी हमारे भाई हैं उनकी ठेकेदारी की नौकरी को पक्की नौकरी दिलाने के लिए पहले दिन से हम लोग जो है पार्लियामेंट में अपनी आवाज को उठाने का काम करेंगे। बैंकलोर जो खाली है उस बैंकलोर को भरवाने का काम करेंगे। प्रमोशन रिजर्वेशन SC/ST के साथ साथ OBC के कर्मचारियों को दिलाने के लिए भी हम लोग संघर्ष करेंगे, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि मिलना चाहिए। हम लोग इस क्षेत्र में उद्योग लगवाने का काम करेंगे। पुरानी पेंशन को भी हम लोग लागू कराने का काम करेंगे। पुरानी पेंशन हमारा क्या मुद्दा रहेगी कि हम पुरानी पेंशन पर चर्चा कराएं। महिलाओं के लिए जो आपको पेंशन मिलती है 500 रुपए, विधवा विकलांग वृद्धा, इस पेंशन को बढ़वा के 5000 रुपए कम से कम पेंशन मां बहनों को दिलाने का काम करेंगे। उनके साथ साथ महिलाओं के लिए कुटुंब उद्योग की व्यवस्था करा के घर में ही 10-20 हजार रुपए का रोजगार हम बहन बेटियों को दिलाने का काम करेंगे। आज मैं देखता हूँ मेरी माओ को घर चलाने के लिए खेतों में जाकर मेहनत मजदूरी करनी पड़ती है, भट्टों में जाना पड़ता है, कोयलों में जाना पड़ता है, पूरे दिन गर्मी में सहना पड़ता है। उनके हाथों में लाइनें भी बढ़ गई है। जो कुदरत ने लाइनें पैदा की है उससे भी 100 लाइनें उनके हाथों में बढ़ गई है। इस बेबसी की जिंदगी को ज्यादा भी हम लोग नहीं रहने देंगे। इस बेबसी की जिंदगी को हम लोग खत्म करने का काम करेंगे। एक बड़ी समस्या नगर निगम में जो चेकअप की है उसमें मैं पहले ही कह चुका हूँ कि समान काम समान वेतन हम लोग लागू कराने का काम करेंगे। अब मेरी बात पे आप गौर करो। जब इस देश में नेताओं को, अधिकारियों को पुरानी पेंशन मिलती है तो कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन का लाभ मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? आप लोग बताओ, दोनों हाथ उठा के बताओ, मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? जो 500 रुपए पेंशन मिलती है महिलाओं को, 500 रुपए में अच्छा जूता भी नहीं आता, क्या उनकी पेंशन 5000 रुपए होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? बताओ। आशा कार्यकर्ता को, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को, भोजन माता को, मैं एक गाँव में गया था, बेताब का गाँव है वो, एक बहन मुझे वहां मिली, उसने कहा बहुत कम वेतन मिलता है। मैंने उनसे वादा किया था
कि पार्लियामेंट में जाके आशा आंगनबाड़ी भोजन माताओं के लिए बढ़िया जो है उनके वेतन वृद्धि कराने के काम के लिए हम लोग संघर्ष करने का काम करेंगे, उनकी आवाज को उठाने का काम करेंगे। अभी देश में जो चल रहा है उसमें भी बात करते हैं। अभी देश में आपने देखा पैसे के आधार पर सत्ता और सत्ता के जरिए पैसा का कितना बड़ा खेल सुप्रीम कोर्ट ने उजागर किया कि इलेक्ट्रॉन बोर्ड के जरिए हजारों करोड़ रुपए का जनता चंदा भारतीय जनता पार्टी ने ईडी लगवा के सीबीआई लगवा के तमाम कंपनियों से लेने का काम किया और उसी पैसे को चुनाव में खर्च करके सत्ता में आने का काम किया। अभी अभी इनका झूठ बेनकाब हुआ कि किस तरह से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया। आप महसूस करो, पहले सरकारी नौकरी आती थी, अब सरकारी नौकरी बाद में आती है। पहले पेपर लीक हो जाता है। अभी पुलिस की भर्ती का पेपर लीक हुआ, 48 लाख बच्चों ने दिया और 400 रुपए पर बच्चे के हिसाब से 200 करोड़ रुपए इन्होंने कमाए और पेपर लीक करा के उन बच्चों के सपनों को उन्होंने खत्म करने का काम किया। इसी तरह से 69,000 शिक्षक भर्ती में 20,000 पदों पे आरक्षण का घोटाला करके पिछली भारतीय जनता पार्टी की जो उत्तर प्रदेश की सरकार और उनके मंत्री ने किया। 20,000 बच्चे सड़कों पे लड़ रहे थे। मैंने उस आंदोलन में 4 दिन संघर्ष किया। 6,800 नौकरियां उनकी जारी कराने का काम किया। जब 6,800 नौकरियां उनको मिली वो बड़े खुश हो गए, रोने लगे, गले लग गए कि भैया आपने नौकरी दिलवा दी। तो जब उनके चेहरों पर खुशी आई तो सरकार को बर्दाश्त नहीं हुआ, कोर्ट से स्टे करवा के उनकी नौकरी छीनने का काम किया। मैं उन सबको भी कह रहा हूँ, आपकी नौकरी आपको दिलाने का काम हम लोग करेंगे, आप चिंता मत करो। मैं आपसे बात इसलिए कह रहा हूँ कि सत्ता में बहुत ताकत, आप यहाँ से जाके पार्लियामेंट में नहीं बोल सकते हो। आपके द्वारा चुना हुआ नेता पार्लियामेंट में जाके बोलेगा। जब वो पार्लियामेंट में जाके बोलेगा, यहाँ की समस्याओं को बताएगा, तब वहां बैठी सरकार को ये समझ आएगा कि क्षेत्र में समस्या है, तब वो आपके लिए बजट लोड करेंगे, तब आपके क्षेत्रों में काम होगा। आपने कई लोगों को सांसद बनाया, क्या आपने कभी देखा कि उन्होंने पार्लियामेंट में जाके क्षेत्र की आवाज उठाई? ईमानदार से बताओ, कभी देखा? इसका मतलब आपकी वोट से उन्होंने अपना भला तो किया, लेकिन आपका भला नहीं किया। हम तो विजन के साथ आए हैं, जो विजन सदगुरु रविदास जी महाराज ने दिया। कौन सा विजन? कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले समन्वय और छोटे बड़े संबंध से रविदास रहे पसंद। कि राज ऐसा होना चाहिए जहां कोई छोटा बड़ा ना हो, जहां कोई ऊंच नीच ना हो, जहां कोई भेदभाव ना हो, जहां किसी बहन बेटी का अपमान ना हो, किसी को खाने के लिए अन्न की दिक्कत ना हो, सर ढकने के लिए कपड़े की दिक्कत ना हो, सर ढकने के लिए छत की दिक्कत ना हो, पीने के लिए साफ पानी की दिक्कत ना हो, किसी बहन बेटी का अपमान ना हो, किसी की हत्या ना हो, सब लोग खुशहाल हो। उस राज को नाम दिया बेगमपुरा राज। बेगम का मतलब होता है बिना गम का राज। बिना गम का राज आए, इसलिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं कि हर एक व्यक्ति खुशहाल हो। उसी राज को बाबा साहब अम्बेडकर संविधान में लिखे गए हैं कि देश में कोई भी छोटा बड़ा नहीं होगा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। इसलिए भारतीय संविधान को आज बचाने की जरूरत है। अभी अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने बयान दिया। बयान ये था कि हमें 400 सीटें दे दो, हम संविधान को बदल देंगे। मैं धरती से कहना चाहता हूँ नगीना जी, प्रधानमंत्री जी को की तरफ इशारा करते हुए, उनको समझाते हुए, पूरी आरएसएस, पूरी भारतीय जनता पार्टी जितने जोर है लगा लो, जितने जोर है लगा लो। संविधान बदलना तो बहुत दूर की बात है। संविधान की तरफ अगर आंख उठा के भी देखी तो इतिहास नहीं, भूगोल भी बदल के रखने के मेरे पास। ये संविधान आरएसएस
जनता पार्टी का तो उसकी मदद तो नहीं करोगे। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि देश में बहुत लंबे समय से हमारा आंदोलन जो महापुरुषों का आंदोलन चल रहा है, 100 साल से ज्यादा हो गए और 100 साल से यहाँ तक आ पाए हैं। अभी बहुत काम बाकी है, हमें उसको आगे बढ़ाना है। आज हमारे अधिकारी कर्मचारी दफ्तरों में जातिवाद के शिकार होते हैं। कल ही मैंने एक वीडियो देखा जो कह रहा था कि मेरे साथ मेरा अपमान हो रहा है, मुझे जातिगत शोषण करना पड़ रहा है। यानी कि इस देश में अभी भी हमारी सामाजिक हैसियत नहीं बदली। मैंने तो लंबे समय में उनको भी कहा कि आप भी हमारे साथ जुड़ जाओ। जब आप हमारे साथ जुड़ जाओगे तो कोई भी अधिकारी कर्मचारी आपका शोषण नहीं कर पाएगा। आज फिर मैं कह रहा हूँ ऐसे ओबीसी के कर्मचारियों से कि वो जल्दी से हमारे सामाजिक आंदोलन का हिस्सा बन जाए। आपके साथ भी हम किसी को आने देंगे, आपके हितों की रक्षा करेंगे। आप ये जानते हैं मैंने हमेशा लड़ाई लड़ी। 16 महीने जेल काटने के बाद जब दिल्ली में ग्रुप उठा गया तो हमने 66 दिन जेल काटी। फिर जब एनआरसी का आंदोलन हुआ, एनआरसी में सरकार द्वारा जो जुल्म किया जा सकता था उन्होंने किया। फिर हमने जेल काटी और पूरे देश में घूम के साइन बात बना के लोगों को लड़ने के लिए तैयार किया। उसके बाद कोई ऐसा मसला नहीं है, चाहे वो मुस्लिम समाज का हो, चाहे वो किसानों का आंदोलन हो, चाहे महिला बहनों का आंदोलन हो, जिन बेटियों को